हेलो एवरीवन। सिंपल कनेक्शन का ये पार्ट 2 लेक्चर है और इसमें हम डील करेंगे एजम्पशंस इन द डिज़ाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट। रिवेटेड जॉइंट के डिज़ाइन में किस किस एजम्पशन को कंसीडर किया जाता है उसके बारे में आज बात करेंगे। अब ये एजम्पशन क्या होता है? एजम्पशन को हिंदी में कहते हैं अवधारणा। ये एक्चुअल में आइडियली ये सही नहीं होता है, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग कुछ एजम्पशंस मानते हैं। तो उसी के टर्म में इसका फर्स्ट जो एजम्पशन है वो है रिवेट्स आर एज्यूम टू बी स्ट्रेस्ड इक्वली। ऐसा एज्यूम किया जाता है कि रिवेट में जो स्ट्रेस आ रहा है सभी रिवेट में इक्वल स्ट्रेस आ रहा है। रिवेट्स आर एज्यूम्ड टू बी स्ट्रेस्ड इक्वली। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, आउटर रिवेट पे ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप करता है, लेकिन एजम्पशन में है कि रिवेट्स आर एज्यूम टू बी स्ट्रेस इक्वली। जैसे कि अगर हम इसको फिगर से समझने की कोशिश करें तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। ये हमारा एक प्लेट है और ये हमारा दूसरा प्लेट है और इसमें हम साइड व्यू को ही ड्रॉ करते हैं। इसमें हम साइड व्यू को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं इस एजम्पशन को कि कहाँ तक ये एजम्पशन वैलिड है। ये एक लैप जॉइंट है और ये इसमें डबल रिवेटेड लैप जॉइंट है। ट्रिपल कर देते हैं इसको, ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट। ये हमारा कुछ ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट है और इसमें यहाँ पी अमाउंट का फोर्स एक्ट कर रहा है इस मेन प्लेट पे, और इस मेन प्लेट पे भी पी अमाउंट का फोर्स एक्ट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन, इस एजम्पशन के अनुसार तीनों रिवेट पे इक्वल स्ट्रेस आएगा। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में ये होता है कि इस प्लेट के लिए इस प्लेट के ऊपर वाले प्लेट के लिए आउटर रिवेट जो होगा, ये सबसे बाहर वाला ये होगा आउटर रिवेट, ये वाला रिवेट, और ये होगा इसके लिए इनर रिवेट। तो इस प्लेट के लिए इस रिवेट में स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप करेगा और इस रिवेट के अपेक्षा इस रिवेट में थोड़ा इससे कम स्ट्रेस डेवलप करेगा और इस रिवेट के अपेक्षा इसमें थोड़ा कम स्ट्रेस डेवलप करेगा। उसी प्रकार अगर नीचे वाले प्लेट की बात करें तो इस प्लेट के लिए आउटर रिवेट ये हो गया, तो इस रिवेट में ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप करेगा। आइडियली फील्ड में ये चीज़ होता है, लेकिन एजम्पशन में हम मानते हैं कि रिवेट में जो स्ट्रेस आ रहा है वो तीनों रिवेट में इक्वल स्ट्रेस आ रहा है। तो मेरा फर्स्ट एजम्पशन ये था कि रिवेट्स आर एज्यूम टू बी इक्वली स्ट्रेस्ड। नाउ मूविंग टू द सेकेंड एजम्पशन। सेकेंड एजम्पशन हमारा ये कहता है कि रिवेट होल जो है वो कंप्लीटली फिल कर लेता है रिवेट। द रिवेट होल is assumed to be filled completely by rivet। ये माना जाता है कि रिवेट का जो होल है, जो हम प्लेट में होल करते हैं, उस पूरे होल को रिवेट फिल कर देता है। लेकिन ये जो एजम्पशन है ये सही है एजम्पशन किस कंडीशन में, जब कोल्ड ड्रिवन रिवेट हो, मतलब कि उस रिवेट को हीट करके होल में नहीं डाला जा रहा। दिस एजम्पशन
is valid only for cold driven रिवेट के लिए ही ये जंक्शन सही है, जबकि हॉट ड्रिवन रिवेट के केस में क्या होता है, हॉट ड्रिवन रिवेट के केस में वो रिवेट श्रिंक कर जाता है, डायमीट्रिकली रिवेट श्रिंक कर जाता है। इन द केस ऑफ हॉट रिवेटिंग रिवेट श्रिंक्स डायमेट्रिकली। रिवेट जो है डायमेट्रिकली श्रिंक कर जाता है और इसलिए ये जंक्शन यहाँ वैलिड नहीं होता है। तो सेकेंड मेरा जंक्शन था कि रिवेट्स होल इज एज्यूम टू बी स्ट्रेस्ड इक्वली। ना अब बढ़ते हैं एजम्पशन नंबर थर्ड की ओर। एजम्पशन नंबर थर्ड मेरा है कि फ्रिक्शन बिटवीन जो प्लेट है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं हम, जो दो प्लेट के बीच फ्रिक्शन है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो नंबर थर्ड इज फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज नेग्लेक्टेड। दो प्लेट जो जोड़ते हैं, इस दोनों प्लेट के बीच के फ्रिक्शन को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, तो इस दोनों के बीच जो ये फ्रिक्शन डेवलप कर रहा होगा इस इंटरफेस पे जो फ्रिक्शन डेवलप कर रहा होगा, इस फ्रिक्शन को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। नाउ चौथा जो एजम्पशन है मेरा, वो एजम्पशन है कि शियर स्ट्रेस जो है एज्यूम किया जाता है कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिवेट पे। अब इसका मीनिंग क्या है, पहले इसको लिखते हैं उसके बाद समझते हैं। शियर स्ट्रेस इज एज्यूम्ड टू बी uniformly distributed over the gross sectional area of the rivet। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो रिवेट है उस पे शियर स्ट्रेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, शियर स्ट्रेस जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म नहीं होता है। किस रेंज में, जब तक कि वो उस पे लोड इलास्टिक रेंज में हो, ओके। लेकिन जो ही वो अल्टीमेट लोड को प्राप्त करता है, रिवेट जैसे जैसे अल्टीमेट लोड की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना शुरू कर जाता है। तो यहाँ से लिखते हैं कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है विद इन द इलास्टिक रेंज में क्या होगा, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म बट एट द अल्टीमेट रेंज या अल्टीमेट लोड पे ये जंक्शन ट्रू है। मतलब अल्टीमेट लोड पे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है ओवर द क्रॉस सेक्शनल ऑफ द रिवेट इज यूनिफॉर्म। अब बढ़ते हैं पांचवा नंबर एजम्पशंस की तरफ। पांचवा नंबर एजम्पशन जो है वो है स्ट्रेस इन ए प्लेट इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म। जो प्लेट पे स्ट्रेस आ रहा है वो उसको यूनिफॉर्म माना जाता है। नंबर 5 इज द स्ट्रेस in the plate is assumed to be uniform, ओके। तो ये
यूनिफॉर्म स्ट्रेस होता है प्लेट में, लेकिन ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होल के प्रेजेंस के कारण, जैसे कि ये अगर हम यहाँ से बात करें कि ये मेरा प्लेट है कोई, और ये मेरा कोई दूसरा प्लेट है, और ये मेरा कोई रिवेट होल है, ये मेरा रिवेट होल है, और ये मेरा रिवेट होल है। तो इस रिवेट होल के कारण स्ट्रेस इन द प्लेट जो है यूनिफॉर्म नहीं हो पाता है। ओके, तो क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होल इन द प्लेट द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि स्ट्रेस का कंसंट्रेशन हो जाता है नियर द होल के नियर में स्ट्रेस का कंसंट्रेशन हो जाता है, इसीलिए इस प्लेट में पूरे का पूरा स्ट्रेस यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा जो एजम्पशन कहता है, वो एजम्पशन ये कहता है कि जो प्लेट है उसमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू नियर द होल के नियर में स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है। इसके कारण ये पूरे का पूरा जो अवधारणा है, जो ये एजम्पशन है, ये परफेक्टली ट्रू नहीं है, लेकिन ये एजम्पशन है, ऐसा कैलकुलेशन के लिए मानते हैं। नाउ नंबर 6 इज द बेंडिंग ऑफ द रिवेट इज नेग्लेक्टेड। बेंडिंग ऑफ द रिवेट इज नेग्लेक्टेड। ये क्या है बेंडिंग ऑफ द रिवेट? तो इसको समझने के लिए पहले हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि ये बेंडिंग क्या चीज़ है। जैसे कि ये दो प्लेट है, हमारा मेन प्लेट है, और ये हमारा कुछ ऐसे रिवेटिंग किया हुआ है। ओके, और इस पे P अमाउंट का लोड लग रहा है दोनों प्लेट पे इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब हम इसमें देखते हैं कि इसका जो इस लोड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड जो है वो कुछ इस प्रकार है, और इस लोड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कुछ इस प्रकार है। मीन्स दो अपोजिट फोर्स के बीच, दो अपोजिट फोर्स जो जिसका कि लाइन ऑफ एक्शन दोनों का अलग अलग है, इस दोनों फोर्स के बीच जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है E, जिसको हम कहते हैं एक्सेंट्रिसिटी। अब जब एक्सेंट्रिसिटी है और इक्वल अमाउंट का फोर्स लग रहा है दोनों डायरेक्शन में, तो यहाँ एक क्या होगा, कपल फॉर्मेशन होगा, और उस कपल फॉर्मेशन के कारण यहाँ एक बेंडिंग टेक्स प्लेस हो जाएगा। मतलब बेंडिंग इसमें, इस प्लेट में, उस पूरे होल सेक्शन में बेंडिंग आ जाएगा। तो इस बेंडिंग ऑफ द रिवेट को नेग्लेक्ट किया जाता है, लेकिन ये एजम्पशन जो है ट्रू है फॉर स्मॉल ग्रिप लेंथ। ग्रिप लेंथ क्या हुआ, ग्रिप लेंथ यहाँ इस दोनों प्लेट का थिकनेस का जो सम होगा वो हो जाएगा ग्रिप लेंथ। ये है हमारा ग्रिप लेंथ, इसको LG से डिनोट करते हैं, ये है हमारा ग्रिप लेंथ। तो ये कब सही होता है, जब ये एजम्पशन ट्रू होगा, जब बेंडिंग इन द रिवेट शुड बी अकाउंटेड फॉर इफ द लेंथ टू द डायमीटर रेशियो ऑफ रिवेट इज मोर देन 10। जब ये लेंथ बाय डायमीटर रेशियो 10 से बड़ा होगा, तब माना जाता है कि इसमें बेंडिंग के कारण जो है बेंडिंग को अकाउंट किया जाएगा। बेंडिंग इज अकाउंटेड। लेकिन जब अगर इसमें ग्रिप लेंथ स्मॉल है तो उस स्मॉल लेंथ के कारण बहुत कम बेंडिंग आएगा, इसीलिए इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर लेंथ बाय द डायमीटर रेशियो, लेंथ ऑफ द रिवेट बाय द डायमीटर ऑफ द रिवेट
अगर 10 से ज़्यादा आ रहा है मीन्स ग्रिप लेंथ ज़्यादा आ रहा है तो क्या करेंगे हम, बेंडिंग को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, अब बढ़ते हैं नंबर 7, एजम्पशन नंबर 7 पे। एजम्पशन नंबर मेरा 7 और मेरा लास्ट एजम्पशन जो है वो कहता है कि बियरिंग स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म बिटवीन प्लेट एंड रिवेट। बियरिंग stress is uniform between plates and rivets। प्लेट्स एंड रिवेट्स, रिवेट्स और प्लेट के बीच जो बियरिंग स्ट्रेस आ रहा है उसको यूनिफॉर्म माना जाता है। बियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, तो बियरिंग स्ट्रेस जो है वो दो सरफेस के बीच लगने वाले फोर्स को कहते हैं। तो यहाँ दो सरफेस कौन सा आएगा, एक तो रिवेट का सरफेस आएगा जो कि हाफ सिलेंड्रिकल होगा और एक सरफेस आएगा हमारा जो मेन प्लेट है उसका सरफेस आएगा। तो दो सरफेस के बीच जो फोर्स लगेगा वो आ जाएगा मेरा बियरिंग एरिया। तो इस केस में अगर हम बात करें बियरिंग एरिया की, तो बियरिंग एरिया रेक्टेंगुलर होगा, मतलब कि डायमीटर ऑफ द रिवेट इनटू थिकनेस ऑफ द बोथ प्लेट, ये हो जाएगा इसका पूरे का पूरे लेंथ, या कह सकते हैं हम ग्रिप लेंथ, d इंटू द d ये डायमीटर इनटू द ग्रिप लेंथ lg, ये हो जाएगा मेरा बियरिंग एरिया। और इसमें एक नोट पॉइंट है कि सिंस द रिवेट डज नॉट फिल द होल कंप्लीटली द एक्चुअल बियरिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म। ये जो रिवेट है इसमें तो क्लियरेंस दिया जाता है कुछ अमाउंट का, तो कुछ अमाउंट का क्लियरेंस देने के कारण कंप्लीटली ये होल को फिल नहीं कर पाएगा, और जब ये कंप्लीटली होल को फिल नहीं कर पाएगा तब इसमें जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन द प्लेट एंड रिवेट वो यूनिफॉर्म नहीं रह पाएगा, और इसलिए ये एजम्पशन वहाँ पे गलत साबित हो जाता है। लेकिन एजम्पशन में माना जाता है कि बियरिंग स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म बिटवीन द प्लेट एंड रिवेट, लेकिन एक्चुअल में फील्ड कंडीशन में ऐसा संभव नहीं है। अब बात करते हैं परमिसिबल स्ट्रेस इन द रिवेट। रिवेट को कहाँ तक स्ट्रेस दे सकते हैं, कहाँ तक स्ट्रेस उसमें परमिट कर सकते हैं, तो इसके लिए एक टेबल हम बनाते हैं जो कि ये काफ़ी बार एग्जाम एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है और आगे भी ये शायद पूछता रहे, तो इसको काफ़ी ध्यान से देखते हैं। यहाँ से देखते हैं परमिसिबल स्ट्रेस को, ये कुछ इस प्रकार होगा। ना अब यहाँ से शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ द रिवेट। टाइप्स ऑफ रिवेट, एक्सियल टेंशन, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा 80 से, इसके बाद है शियर, इसको डिनोट करते हैं टॉ VF से, और एक है बियरिंग। बियरिंग इसको डिनोट करते हैं सिग्मा PF से, और ये जो सभी है ये सभी मेगा पास्कल में होगा, मेगा पास्कल, मेगा पास्कल। ओके, अब यहाँ से बात करते हैं नंबर फर्स्ट पावर ड्रिवन रिवेट का। नंबर फर्स्ट इज द पावर ड्रिवन, पावर ड्रिवन
पावर ड्रिवन में अब दो प्रकार का होता है, या तो उसको फील्ड में ड्राइव किया गया हो या वो शॉप पे ड्राइव किया गया हो। तो नंबर फर्स्ट इज द शॉप रिवेट। शॉप रिवेट, शॉप रिवेट के केस में जो एक्सियल टेंशन होता है वो होता है 100 मेगापास्कल, और शियर जो होता है वो होता है 100 मेगापास्कल, और बियरिंग स्ट्रेस जो होता है वो होता है 300 मेगापास्कल। और फील्ड रिवेट के केस में 10% घट जाता है। सॉफ्ट रिवेट में जितना होगा उसका 10% कम, तो ये 100 का 10% अगर इसमें घटाते हैं तो ये 90 आता है, और इसका भी 90 आ जाएगा, और ये 270 आ जाएगा। और नंबर दूसरे की बात करते हैं, ये तो था पावर ड्रिवन, और लास्ट जो है वो है हैंड ड्रिवन रिवेट। पावर ड्रिवन मीन्स जो मशीन से ड्राइव कर किया गया हो रिवेट, हैंड ड्रिवन रिवेट। और हैंड ड्रिवन तो हैंड ड्रिवेटेड है। ये होता है 80, और शियर में भी 80, और ये बियरिंग में होता है 250 मेगापास्कल। तो ये मेरा था परमिसिबल स्ट्रेसेस इन द रिवेट। परमिसिबल स्ट्रेसेस इन रिवेट, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए। यहाँ से एक नोट पॉइंट लिख के छोड़ते हैं, और ये एग्जाम में भी कई बार अभी तक पूछा जा चुका है। यहाँ से एक नोट पॉइंट लिखते हैं। For the field driven rivet, permissible stresses are reduced by 10%. For the field driven rivet, permissible stresses are reduced by 10%, जो कि हमने अभी यहाँ ऊपर पे देखा कि अगर वो वर्कशॉप में रिवेट किया है तो इसका एक्सियल टेंशन में अगर 100 मेगापास्कल है, और उसी रिवेट को अगर फील्ड में ड्राइव किया गया है तो उसका एक्सियल टेंशन 10% से घट जाएगा और ये 90 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 100 और फील्ड में 90, उसी प्रकार शॉप में 300 बियरिंग में, और फील्ड में 270। तो वही लिखे हैं कि फॉर द फील्ड ड्रिवन रिवेट परमिसिबल स्ट्रेसेस आर रिड्यूस्ड बाय 10%, 10% से परमिसिबल स्ट्रेस को घटा देते हैं। अब देखते हैं यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस ऑफ द रिवेट। रिवेट का क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या डाया लेते हैं, क्या पिच है, क्या गॉज है, इस सब को एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ से स्पेसिफिकेशंस, यहाँ से स्पेसिफिकेशंस को देखते हैं। स्पेसिफिकेशन में जो मेरा पहला है वो है डाया। अब डाया कितना लेते हैं, तो डाया कुछ इस प्रकार से हम लेते हैं, डी नोट will be equal to gross dia. D note is the gross dia and phi is the nominal dia. Nominal dia means diameter of the shank. phi plus 1.5 mm. ये कब लेते हैं, when phi is less than equal to 25 mm. जब नॉमिनल डाया 25 mm से कम हो या इसके इक्वल हो तब ग्रॉस डाया जो लेंगे वो 5 प्लस 1.5 mm लेंगे। और दूसरे कंडीशन में जो ग्रॉस डाया लेते हैं वो लेते हैं 5 प्लस 2 mm। ये किस कंडीशन में लेते हैं, when the nominal dia phi is greater than 25 mm। ओके, तो ये था मेरा डाया। अब देखते हैं गॉज। गॉज और पिच क्या होता है। तो गॉज और पिच को देखने से पहले इसे एक फिगर से समझते हैं, क्योंकि फिगर से कुछ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो ये मेरा एक प्लेट है, दूसरा मेरा ये एक प्लेट है, दूसरा मेरा ये एक प्लेट है, और
यहाँ से बात अगर करें तो कुछ इस प्रकार से ये मेरा प्लेट है और ये मेरा रिवेट है। इसको मैनुअली ही ड्रॉ करना पड़ेगा, मैनुअली ड्रॉ करते हैं। ये मेरा रिवेट है, ये मेरा रिवेट है। ओके, ये मेरा रिवेट हो गया। और ये जो लाइन है उसे कहते हैं गॉज लाइन। ओके, एक मिनट, इस लाइन को कहते हैं हम गॉज लाइन, सॉरी, इस लाइन को कहते हैं हम गॉज लाइन। इस दोनों रिवेट के बीच के कंसेक्यूटिव डिस्टेंस को, 1 मिनट, इस दोनों के रिवेट के बीच के डिस्टेंस को पिच कहते हैं और इसी रिवेट के सेंटर टू सेंटर इसको कहते हैं गॉज। तो यहाँ से एक एक करके पहले समझते हैं। ये था मेरा गॉज लाइन, गॉज लाइन, ओके। और ये था मेरा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिवेट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। ये मेरा डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड है और ये मेरा पिच हो गया और ये हमारा गॉज हो गया इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ लोड। ये मेरा गॉज हो गया। और एज डिस्टेंस क्या है? सेंटर ऑफ द रिवेट एडजेसेंट एज के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं एज डिस्टेंस। ये हमारा एज डिस्टेंस आ गया। ओके, तो यहाँ से हम पिच को डिफाइन कर सकते हैं। पिच क्या होगा मेरा? यहाँ से हम पिच को डिफाइन करते हैं कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन two consecutive rivets, दो लगातार रिवेट के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं हम पिच। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive rivet is called pitch of the rivet। रिवेट के का पिच कहते हैं उसको। और यहीं पर अगर बात करें कि गॉज किसको कहते हैं, तो यहाँ से गॉज हो जाएगा मेरा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive rivet, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive rivet और मेजर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स ये है और इसको मेजर किया जाता है परपेंडिकुलर, consecutive rivet and measured perpendicular to the applied forces। ओके, और इसमें इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस, इसमें एक बात छूट गया था, इसको जो मेजर किया जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। लोड जिस डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है उसी डायरेक्शन में इसको मेजर भी किया जाता है। पिच और गॉज हो गया इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। और एज डिस्टेंस हो गया सेंटर
सेंटर ऑफ द रिवेट और एडजेसेंट एज के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं हम एज डिस्टेंस। अब इसमें वेरियस कंडीशन है, उस कंडीशन को देखते हैं कि क्या क्या इसमें हो सकता है। मैक्सिमम एज डिस्टेंस, मिनिमम एज डिस्टेंस, पिच मैक्सिमम कितना हो सकता है, पिच मिनिमम क्या हो सकता है, इन सब के बारे में। तो यहाँ से लिखते हैं मिनिमम पिच, जो कोड स्पेसिफाई करता है मिनिमम पिच। मिनिमम पिच should not be less than 2.5 times the nominal dia of the rivet। ये हो जाएगा मेरा मिनिमम पिच का वैल्यू। मिनिमम पिच जो है वो 2.5 टाइम्स नॉमिनल डाया से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ फाई हमारा है नॉमिनल डाया ऑफ द रिवेट, नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। नॉमिनल डाया मीन्स द सेंक डाया, सेंक का जो डाया है रिवेट का, उसी को कहते हैं नॉमिनल डाया ऑफ द रिवेट। तो मिनिमम पिच ये हो गया। अब देखते हैं मिनिमम पिच क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो मिनिमम पिच इसलिए प्रोवाइड किया जाता है यहाँ से टू प्रिवेंट द टेंशन फेल्यूर ऑफ द मेंबर बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिवेट। दो लगातार रिवेट के बीच जो टेंशन फेल्यूर का डर बना रहता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट द टेंशन फेल्यूर ऑफ द टू consecutive rivet। दो कॉन्जिक्यूटिव रिवेट के बीच टेंशन फेल्यूर को प्रिवेंट करने के लिए। और टू परमिट द, नंबर 2 है टू परमिट एफिशिएंट इंस्टॉलेशन ऑफ द रिवेट, टू परमिट द एफिशिएंट इंस्टॉलेशन ऑफ रिवेट। इसका मतलब क्या है, दो रिवेट के बीच कम से कम इतना डिस्टेंस तो रखे कि उसका दोनों हेड आपस में कोलाइड ना कर जाए। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे ये है और ये हमारा रिवेट है, और ये हमारा था मिनिमम पिच क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो दूसरा जो कारण है वो कुछ इस प्रकार है कि अगर हम इस दोनों के बीच एक मिनिमम डिस्टेंस अगर ना रखें तो क्या होगा, इस दोनों का जो हेड है वो आपस में मिल जाएगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, टू परमिट द एफिशिएंट इंस्टॉलेशन, एफिशिएंटली उसको इंस्टॉल कर सके इस पॉइंट पे, इसीलिए इसको मिनिमम डिस्टेंस इस दोनों के बीच मतलब मिनिमम पिच रखा जाता है, टू एफिशिएंट इंस्टॉलेशन ऑफ द रिवेट। अब बात करते हैं मैक्सिमम पिच के बारे में। मैक्सिमम पिच, मैक्सिमम पिच क्या क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम पिच जो है वो हो सकता है 16T और 200 mm, whichever is less। ये किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है टेंशन मेंबर के लिए। टेंशन मेंबर में इतना मैक्सिमम पिच रख सकते हैं टेंशन मेंबर के केस में, जबकि 12T और 200 mm ये रखते हैं, और इस दोनों में से जो कम हो उसका वैल्यू रखते हैं कंप्रेशन मेंबर के लिए, कंप्रेशन मेंबर के लिए। तो ये मैक्सिमम पिच का क्राइटेरिया है, 16T और 200 mm इन द केस ऑफ टेंशन मेंबर एंड 12T और 200 mm whichever is less in the compression member। अब बात करते हैं कि अगर कोई टैकिंग रिवेट है, टैकिंग रिवेट मीन्स जो कि खुद लोड कैरी नहीं करता है। इन द केस ऑफ टैकिंग रिवेट
इसका नेमिंग अगर हम करना चाहें तो यहाँ से ये करते हैं। फर्स्ट केस है ये मैक्सिमम पिच का, डिफरेंट इसमें बात करेंगे केस का। और ये मेरा सेकेंड केस है, और सेकेंड केस में मेरा कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द टू एडजेसेंट रिवेट इंक्लूडिंग द टैकिंग रिवेट शुड नॉट एक्सीड 32 T और 300 mm विच एवर इज लेस। अब इस केस में कह रहा है 32 T और 300 mm whichever is less, whichever is less। किस केस में? इन द केस ऑफ टैकिंग रिवेट, इन केस ऑफ टैकिंग रिवेट। तो ये था टैकिंग रिवेट का केस। अब नंबर 3 केस देखते हैं यहाँ से। नंबर 3 जो है वो है अगर कोई रिवेट एज के नज़दीक का रिवेट है, मीन्स अगर इसके लिए हमारे अगर यहाँ से बात करें तो ये मेरा कुछ इस प्रकार से एज के नज़दीक वाला रिवेट कौन सा होगा? ये रिवेट होगा और ये रिवेट होगा एज के नज़दीक वाला। तो इसके लिए जो रखा जाता है मैक्सिमम पिच, उसका वैल्यू कुछ इस प्रकार से दिया जाता है कि 100 mm प्लस 4T, यहाँ T होगा मिनिमम थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट, जिस थिनर प्लेट का जो मिनिमम, इस दोनों प्लेट में जो थिनर होगा उसका, और 200 mm, ओके, विच एवर इज लेस। इस दोनों में से जो कम आएगा वो रखेंगे मैक्सिमम पिच, विच एवर इज लेस। किस केस के बारे में? ये केस है रिवेट्स इन ए लाइन एडजेसेंट एंड पैरेलल टू द एज। रिवेट्स parallel and adjacent to the edge, एज के जो एडजेसेंट हो, ये एज है और इसके एडजेसेंट मतलब बगल वाला रिवेट ये है। तो इसके लिए मैक्सिमम पिच जो रखते हैं वो रखते हैं 100 mm प्लस 4T और 200 mm विच एवर इज लेस, इस दोनों में जो सबसे कम हो। अब बात करते हैं नंबर 4 क्राइटेरिया का, और नंबर 4 क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से है कि जहाँ स्टैगर्ड रिवेटिंग हो, मतलब चेन रिवेटिंग होता है, स्टैगर्ड रिवेटिंग होता है, जिगजैग रिवेटिंग होता है। तो जहाँ स्टैगर्ड रिवेटिंग हो और जहाँ गॉज जो है वो 75 mm से ज़्यादा नहीं हो, उस केस में क्या करते हैं, इस A और B का जो जितना था, मतलब ये मैक्सिमम पिच, और इस 2 नंबर के केस में 32 और 300 mm, इस दोनों के का जो वैल्यू है उसका वैल्यू 50% से बढ़ा देते हैं, इंक्रीज्ड बाय 50%। इसको लिखते हैं तब आपको समझ में आएगा कि इन द केस ऑफ स्टैगर्ड रिवेटिंग, in the case of staggered riveting, in the case of staggered riveting and gauze not greater than, जिसका गॉज 75 mm से ज़्यादा नहीं हो, उस केस में क्या करते हैं, वैल्यूज स्पेसिफाइड इन 1 and 2, जो हमने 1 और 2 पर में देखा है अभी, 1 and 2 may be increased by 50%। तो उसका वैल्यू 50% से बढ़ा देंगे।
किस केस में? जब स्टैगर्ड रिवेटिंग हो और गॉज जो है उसका 75 mm से ज़्यादा ना हो। अब बात करते हैं यहाँ से एज डिस्टेंस की बात कर लिए थे। और एज डिस्टेंस क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो टेंशन फेल्योर ऑफ द प्लेट को प्रिवेंट करने के लिए एज डिस्टेंस, मिनिमम एज डिस्टेंस क्राइटेरिया को फुलफिल किया जाता है। अगर एज डिस्टेंस, मिनिमम एज डिस्टेंस प्रोवाइड ना करेंगे तो क्या होगा? प्लेट यहाँ से अगर ये रिवेट अगर और ज़्यादा इसके नज़दीक रखते हैं, इस प्लेट के और ज़्यादा नज़दीक रखेंगे तो क्या होगा? यहाँ से फेल होने की संभावना बढ़ जाएगी प्लेट की। तो इसीलिए मिनिमम एज डिस्टेंस क्राइटेरिया को फुलफिल किया जाता है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर कि क्या क्या एजम्पशन है और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है रिवेटेड जॉइंट में। आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय फॉर योर प्रीशियस टाइम।